कोरोना काल में आई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पाताल लोक वेब सीरीज के पहले सीजन की कहानी हालांकि एक सेटिस्फेक्शन मोड पर खत्म हो गई थी और दूसरे सीजन की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन क्रिएटर्स ने इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन पेश करके दर्शकों में उत्साह की लहर पैदा कर दी है। पहले सीजन को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि इसे 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है और ये इंडिया के बेस्ट पुलिस प्रोसीजरल शो में से एक था, जिसने कई यादगार किरदार जनता को दिए। पाताल लोक का दूसरा सीजन 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है, लेकिन शो का नया सीजन इस इंतजार का एक मिनट पूरी तरह से वसूल करवा देता है। तो आइए दोस्तों, पाताल लोक वेब सीरीज का सीजन 2 एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सीरीज की शुरुआत एक होटल से होती है, जहां पर कि हम एक वेटर को देख पाते हैं जो कि मिस्टर थॉम के कमरे में ब्रेकफास्ट देने के लिए जा रहा था और समय लगभग सुबह के 7 बजे हुए थे। जब यहाँ पर वो वेटर मिस्टर थॉम के कमरे में जाता है तो उसे मिस्टर थॉम कहीं भी नजर नहीं आते हैं। वो उन्हें पूरे कमरे में देखता है, लेकिन जब वो ढूंढते ढूंढते उन्हें बाथरूम में जाता है तो मालूम चलता है कि मिस्टर थॉम तो मर चुके हैं। उन्हें इतने बुरे तरीके से मारा गया था कि उनके सर को काट कर एक जगह पर रख दिया गया था और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हम दिल्ली के जमुना पार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को देख पाते हैं और यहाँ पर आशा नाम की एक औरत आती है जो कि हाथीराम चौधरी से मिलती है और उन्हें बताती है कि कुछ समय से उनका पति, जिसका नाम रघु पासवान है, वो गायब है। उसका एक छोटा सा बेटा भी है जिसका नाम गुड्डू है। अक्सर रघु तो उनसे मिलने के लिए कम ही आया करता था, लेकिन वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहता था। वो जहाँ भी जाता था वो उसे बताकर जाया करता था, लेकिन कुछ समय से उसने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अब आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मालूम चलता है कि मिस्टर थॉम दरअसल में नागालैंड की एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती था और वो दिल्ली बिजनेस समिट के लिए आया हुआ था। लेकिन जिस तरह से उसे मारा गया है, सभी लोग पूरी तरह से हैरान हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। डीसीपी भारद्वाज बताते हैं कि हम जल्दी पता कर लेंगे कि ये किसने किया है और साथ ही हम यहाँ पर इमरान अंसारी को देख पाते हैं जो कि अब ACP बन चुका है। डीसीपी भारद्वाज यहाँ पर अंसारी को बता रहे थे कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि मिस्टर थॉम कोई आम आदमी नहीं था और जिस तरह से उसे मारा गया है उसके अपने लोग भी पूरी तरह से भड़के हुए हैं, इसलिए हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। अब चौधरी जो है वो रघु पासवान के बारे में पता करने के लिए जाता है। वो जहाँ पर काम करता था, चौधरी वहां पहुंच जाता है। चौधरी को मालूम चलता है कि रघु एक पाइनएप्पल फैक्ट्री में काम किया करता था। वो फैक्ट्री दरअसल में भल्ला नाम के एक आदमी की है। तो चौधरी उससे पूछताछ करने लगता है। वो जब उससे रघु के बारे में पूछता है तो भल्ला उसे बताता है कि रघु ने कुछ समय पहले ही काम छोड़ दिया था और वो बता रहा था कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है। तभी चौधरी के पास पुलिस स्टेशन से महिला कांस्टेबल मंजू का कॉल आता है और वो बताती है कि शायद रघु पासवान की बॉडी मिल गई है, क्योंकि जो बॉडी उन्हें मिली है वो रघु पासवान से मैच हो रही है। तब चौधरी रघु पासवान की बीवी को बॉडी दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जब वो बॉडी देखती है तो मालूम चलता है कि ये बॉडी रघु पासवान की नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स मिस्टर थॉम की बॉडी के बारे में बता रहे थे कि इसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है और यहीं पर अंसारी भी मौजूद था जो कि डॉक्टर से सारी डिटेल्स भी ले लेता है। अब रात होते ही चौधरी जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक नई कार खड़ी हुई है। जब वो अंदर गया तो मालूम चलता है कि ये कार उसके साले जीतू की है, जो उसने हाल ही में खरीदी है और वो उन्हें मिठाई खिलाने के लिए आया था और वो यहाँ पर अपने जीजाजी मतलब कि चौधरी के लिए एक नई जॉब ऑफर करने के लिए भी आया था, जिन्हें महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और काम उनका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा। उन लोगों को सिर्फ फौजी या फिर पुलिस के लोग ही चाहिए हैं। चौधरी ने फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन उसकी बीवी रेनू से बताती है कि हमारा बेटा सिद्धू हॉस्टल में पढ़ता है और वो पीजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। वो कहती है कि अगर सब कुछ ठीक तरह से मैनेज नहीं हुआ तो वो ट्यूशंस भी देना चालू कर देगी, जिससे हमें मालूम चलता है कि हाथीराम चौधरी की घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, पैसों की थोड़ी तंगी है। जिसके बाद अंसारी उस होटल में पहुंचता है जहां पर कि मिस्टर थॉम को मारा गया था। वो वहां जाकर उस वेटर से मिलते हैं और वो वेटर बताता है कि मिस्टर थॉम की जान जाने के एक दिन पहले रात को वो किसी के ऊपर कॉल पर गुस्सा हो रहे थे
और वो यहाँ पर गुस्से में ही यहाँ से चले गए थे। और उसकी नाइट ड्यूटी होती है, इसलिए सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए उनके रूम में पहुंचा था। दूसरी तरफ चौधरी अपने साले के साथ उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि उसे जॉब मिलने वाली है 1.5 लाख रुपए पर महीने की। जब वो लोग उससे बात करते हैं तो यहाँ पर चौधरी को मालूम चलता है कि दरअसल में ये कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर इलीगल तरीके से हवाले का पैसा आता है और इन्हें तो सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए है, इसलिए इन्हें फौजी या फिर पुलिस के लोग चाहिए हैं। चौधरी उससे कहता है कि अगर मेरे साले ने मुझे यहाँ पर नहीं लाया होता ना, तो मैं तेरी शक्ल ऐसी बना देता कि शायद तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाते। और चौधरी के पास बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जब वो उसे कॉल बैक करता है तो मालूम चलता है कि वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल का कॉल था। वो कांस्टेबल यहाँ चौधरी को बताता है कि हाल ही में बस से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है और आपका नंबर उसी के पास से मिला है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। दूसरी तरफ अंसारी होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। और शायद जिस वक्त मिस्टर थॉम को मारा गया था तभी वो लड़की वहीं पर मौजूद थी, ऐसा अंसारी को लग रहा था। तो वो लोग उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ चौधरी हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां पर कि ट्रैफिक कांस्टेबल ने उस औरत को हॉस्पिटल लेकर आ गया था। वो बताता है कि इसके साथ एक बच्चा भी था और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि रघु पासवान का ही है। मतलब कि वो समझ गया था कि एक्सीडेंट दरअसल में रघु पासवान की बीबी का हुआ है। जिसके बाद अंसारी बिजनेस समिट में नागालैंड के जितने भी लोग आए हुए थे, यहाँ अंसारी उनसे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बहुत भड़के हुए थे क्योंकि यहाँ पर मिस्टर थॉम की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पुलिस वालों की थी। अब आगे अंसारी मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड से मिलता है और मालूम चलता है कि जब मिस्टर थॉम को मारा गया था उस रात उसका बॉडीगार्ड उनके साथ था ही नहीं, बाकी वो हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन उसी रात वो उनके साथ नहीं था, इसलिए अंसारी को उसके ऊपर भी शक हो रहा था। तब वो लोग बॉडीगार्ड से उगलवाने लगते हैं कि आखिर वो उस रात कहाँ पर था। तब यहाँ पर एक लड़की आती है और वो अंसारी को बताती है कि वो मेरे साथ था, लेकिन उसने तुम्हें ये नहीं बताया होगा क्योंकि वो मुझे सेव कर रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। तभी अंसारी को मालूम चलता है कि जो लड़की सीसीटीवी फुटेज में पाई गई है उसे लास्ट बार एक क्लब में पाया गया था और वो क्लब है ध्रुव मलिक का, इसलिए अंसारी उसे पूछताछ करने लगता है। अंसारी उस लड़की मतलब की रोज लीजो के बारे में पूछता है तो यहाँ पर ध्रुव मलिक उसे बताता है कि शायद वो यहाँ पर काम करती थी और शायद वो यहाँ पर डांस वगैरह किया करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही वो यहाँ से जा चुकी है। तो अंसारी उसका एड्रेस ले लेता है और उसके घर पहुँच जाता है जहाँ पर कि वो रहा करती थी। वहाँ पहुँचने पर मालूम चलता है कि वो यहाँ पर किराए से रहती थी और काफी ज्यादा नशा वगैरह भी करती थी। यहीं पर जो मकान मालकिन थी वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा शोर किया करती थी। यहाँ पर अक्सर एक लड़का भी आया करता था और वो लाल कलर की ऑडी से आया करता था, जो देखकर अंसारी समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव मलिक ही है। लेकिन अंसारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव मलिक ने उनसे झूठ क्यों बोला, मतलब इसके बारे में ध्रुव मलिक को भी जरूर पता होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चौधरी को मालूम चलता है कि रघु पासवान की बीबी की डेथ हो चुकी है और यहीं पर कुछ आदमी भी खड़े हुए थे जो कि बार बार चौधरी की तरफ भी देख रहे थे और रघु पासवान का बेटा उन्हें देखकर डर रहा था। तब चौधरी उनका पीछा करने लगता है और वो लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं। तभी चौधरी के पास मंजू का कॉल आता है क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें रघु पासवान दिखाई पड़ा है जो कि पास ही के रेलवे स्टेशन पर था। चौधरी सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि रघु पासवान तो साफ नजर आ रहा है और साथ में एक लड़की भी है और उस लड़की को देखकर चौधरी समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि रोज लीजो है, जिसकी एक हाई प्रोफाइल केस में हर तरफ बात हो रही है। अगले सीन में हम एक झोपड़ी के बच्चे को देखते हैं जिसे एक रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फोन मिला था, जिस वजह से उसकी माँ उसे बहुत चिल्ला रही थी। तभी यहाँ पर वो देखती है कि इस मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। जब वो उसे उठाती है तो मालूम चलता है कि फोन तो पुलिस स्टेशन से आया है और ये मोबाइल रोज का है। जिसके बाद हम अंसारी को देखते हैं जो कि डीसीपी भारद्वाज के पास उस सीसीटीवी फुटेज की एक क्लिप लेकर जाता है जिसमें रोज साफ साफ दिखाई पड़ती है। अंसारी डीएसपी को बताता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन हाथीराम चौधरी कर रहे हैं और वो रघु पासवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें रघु पासवान के साथ रोज भी दिखाई पड़ी। मतलब कि ये केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो डीएसपी से कह रहा था कि हमारी टीम में हमें हाथीराम चौधरी को भी जोड़ लेना चाहिए। लेकिन डीएसपी यहाँ पर अंसारी से साफ मना कर देता है। वहाँ चौधरी अंसारी के ऑफिस में बैठा हुआ था,
लेकिन यहाँ अंसारी उन्हें आकर बताता है कि डीएसपी ने मना कर दिया है। लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो उनसे मिल रहा है। अंसारी अभी भी हाथीराम चौधरी को बहुत इज्जत देता है और वो अभी भी उनसे सर ही कहता है। भले ही वो एसीपी बन गया हो, लेकिन अभी भी वो चौधरी सर को रिस्पेक्ट देता है। अब एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाथीराम चौधरी को रेलवे स्टेशन पर वही लोग मिलते हैं जो कि हॉस्पिटल में उसे देखकर भाग रहे थे। उन लोगों ने भी चौधरी को देख लिया था, इसलिए वो चौधरी को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन चौधरी उनका पीछा करने में लग जाता है। हालांकि वो यहाँ से निकल चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनके पीछे कोई नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वो अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। ये अड्डा किसी और का नहीं बल्कि भल्ला का ही है, जिसे हमने पाइनएप्पल फैक्ट्री में देखा था। तो वहीं पीछे हम देखते हैं कि हाथीराम चौधरी भी यहाँ पर आ चुका था। मालूम चलता है कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स की स्मगलिंग होती है और उसे इस बात की खबर हाल ही में मालूम चली है। चौधरी पहले तो फैक्ट्री के ऊपर चला जाता है और वहाँ रंगा नाम के आदमी को बंधक बना लेता है और फिर चौधरी अंसारी के पास कॉल करके इस जगह के बारे में बताता है। अंसारी कहता है कि वो हमारा इलाका नहीं है, लेकिन चौधरी कहता है कि इलाका तो मेरा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है वो जरूर इलीगल है। तो अंसारी यहाँ पर बरार को खबर कर देता है और बरार यहाँ पर रेड मार देता है और सभी को अरेस्ट कर लेता है। तो इन सबको पकड़वाने का क्रेडिट जो है वो हाथीराम चौधरी को मिलना चाहिए था, लेकिन ये सारा क्रेडिट तो यहाँ पर बरार को मिल जाता है, जो देखकर कहीं ना कहीं अंसारी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो यहाँ पर चौधरी सर से बात करने के लिए जाता है। चौधरी उससे कहता है कि रेस में दौड़ रहे घोड़े को भी बहुत अच्छे से मालूम होता है कि उसे मेडल नहीं मिलेगा, बल्कि उसे बस चारा ही मिलेगा। समझ लीजिए मैं भी एक घोड़ा ही हूँ, लेकिन मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। ये बात अंसारी को भी बहुत अच्छे से मालूम है। अब अंसारी डीएसपी भरद्वाज से बात करने के लिए फिर से जाता है और इस बार वो उन्हें कन्विंस कर लेता है मिस्टर थॉम के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर वो लोग हाथीराम चौधरी को भी जोड़ लेते हैं। अंसारी ने जब यहाँ हाथीराम चौधरी को बताया कि वो भी अब उनके साथ है, तो उसे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले वो लोग भल्ला से पूछताछ करते हैं। मालूम चलता है कि रघु पासवान ने जॉब छोड़ी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे जॉब से निकाला था, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर माल के साथ पकड़ा गया था। और वो बताता है कि ये माल नागालैंड जाता है, जो कि मैक्स रिजो नाम के आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन उस आदमी को उसने कभी नहीं देखा और ना ही रघु पासवान के बारे में उन्हें कोई खबर है। तभी अंसारी के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ध्रुव मलिक उनसे मिलने के लिए आया है और वो अपने साथ लॉयर भी लेकर आया था। और वो अपने लॉयर के द्वारा बता देता है कि इन सब में उसका हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें 3 लोग बताते हैं कि मिस्टर थॉम को मारने के पीछे हम जिम्मेदार हैं। अब नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। यहीं पर हम रोज को भी देख पाते हैं और उस कांस्टेबल ने रोज को देख तो लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि लोग रोज को ढूंढ रहे हैं। तभी उसके पास एक फोटो आता है जो कि रोज का था। तब वो उसे तुरंत ही ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तब तक तो वो वहां से जा चुकी थी। वहां हाथीराम चौधरी जब अपने पुलिस स्टेशन में आता है तो उसे मालूम चलता है कि रघु पासवान का बेटा गुड्डू यहीं पर मौजूद है और महिला कांस्टेबल मंजू यहाँ चौधरी को बताती है कि उसके घर वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही उनके घर में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तब चौधरी गुड्डू को अपने घर ले आता है और यहाँ पर उसे रेनू से मिल पाता है। रेनू कहती है कि यहाँ पर उसे क्यों लेकर आए। चौधरी कहता है कि हमारा बेटा सिद्धू हॉस्टल में रहता है और तुम अकेली रहती हो, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन रेनू कहती है कि तुम्हें उसे आश्रम में छोड़कर आना चाहिए। चौधरी कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उसे आश्रम में छोड़कर आ जाएगा। तभी उसके पास अंसारी का कॉल आता है और मालूम चलता है कि उसे अगली सुबह ही नागालैंड जाना है अंसारी सर के साथ, जहां उन्हें मिस्टर थॉम की मर्डर इन्वेस्टिगेशन करनी है और रोज और रघु पासवान को भी ढूंढना है। और उन्हें मैक्स रिजो के बारे में भी पता करता है, जिसे भल्ला माल सप्लाई करता है। अब आगे हम रोज को देखते हैं जो कि नागालैंड में मौजूद थी, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि चौधरी और अंसारी सर नागालैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही रहमान उनसे टैक्सी लेने को कह रहा था, लेकिन चौधरी उसे भगा देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम मेघना है और इस इन्वेस्टिगेशन में वो उन्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह देगी। मेघना उनसे कहती है कि आज अभी आप लोग होटल चले जाओ, हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन अंसारी चाहता है कि वो मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में जाए, लेकिन मेघना उनसे कहती है कि वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं होगा। मिस्टर थॉम दिल्ली में तुम्हारे प्रोटेक्शन में मारा गया है, जिस वजह से नागालैंड के लोग भड़के हुए हैं। जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुम दिल्ली से आए हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है।
लेकिन अंसारी और चौधरी वहां मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। वहां इनके साथ कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उन्हें मिस्टर थॉम के बेटे रूवान के बारे में मालूम चलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और मालूम ये भी चलता है कि मिस्टर थॉम और रूवान के बीच में कुछ खास नहीं पड़ती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। रूवान बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर अंसारी रेड्डी से भी मिलता है, जो कि बिजनेस समिट के लिए दिल्ली आए हुए थे मिस्टर थॉम के साथ ही। वहाँ रूवान की माँ मतलब कि मिस्टर थॉम की पत्नी यहाँ पर अपने बेटे से बात करती है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पिता अच्छे आदमी थे और अब तुम्हें उनके आगे के बिजनेस को संभालना चाहिए, यही तुम्हारी आगे की जिम्मेदारी है। अब रात को चौधरी अपनी बीवी रेनू के पास कॉल करता है, जो कि बहुत ज्यादा भड़की हुई थी क्योंकि चौधरी ने गुड्डू को घर पर छोड़कर आ गया था। रेनू बताती है कि ये लड़का ना तो ठीक से खाता है, ना ही ठीक से बोलता है और बिस्तर पे ही सूसू वगैरह भी कर लेता है। चौधरी उससे कहता है कि वो जल्दी वहाँ आ जाएगा और सब कुछ संभाल लेगा। तभी हम देखते हैं कि छोटा बच्चा गुड्डू चुपचाप सारे कपड़ों को सुखा रहा था। ये देखकर रेनू को बड़ा अच्छा लगा और वो उससे कहती है कि मेरा नाम रेनू आंटी है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता। अब अगले दिन हम देखते हैं अंसारी और चौधरी वहाँ रोज के फैमिली वालों के पास पहुँचते हैं। रोज के घर में उसकी माँ और उसके पिता है। पिता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जो कि मिस्टर थॉम के फ्यूनरल में भी गए थे और वो वहाँ बहुत रो रहे थे क्योंकि मिस्टर थॉम के साथ वो काफी सालों से काम करते आ रहे थे। जब अंसारी रोज की माँ से बात करने की कोशिश करते हैं तो रोज की माँ बताती है कि वो हमारे लिए मर चुकी है, उसे हमने लास्ट बार कब देखा था हमें नहीं मालूम। और वो मिस्टर थॉम के बारे में बताती है कि वो एक मॉन्स्टर है। चौधरी और अंसारी को इस गुत्थी को सुलझाना तो था ही, लेकिन इससे पहले उन्हें इस कांस्टेबल से छुटकारा पाना था। इसलिए वो होटल जाते हैं और वो इसाक से कहते हैं कि हम अब यहीं होटल में ही रहने वाले हैं, इसलिए तुम लोग पुलिस स्टेशन चले जाओ। वो जब यहाँ से चले जाते हैं तो ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। यहाँ चौधरी रघु पासवान के बारे में पता करने के लिए जाता है, तो यहाँ अंसारी रोज के बारे में रेड्डी के होटल पहुंचता है क्योंकि दरअसल में रोज जो है वो रेड्डी के होटल में ही पिछले 2 सालों से काम कर रही थी। यहाँ चौधरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रघु पासवान के बारे में पता करने लगता है। उन्हें कुछ यहाँ मजदूरों के बारे में मालूम चलता है जो कि पास ही में रेलवे के डब्बों के पास रहते हैं। वो वहाँ पहुंचकर यहाँ रघु पासवान के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहाँ तो उसे कोई खबर नहीं मिलती है। और यहाँ अंसारी जो है वो रेड्डी की पत्नी से रोज के बारे में पूछता है। वो बताती है कि हमारे 7 होटल हैं और 400 लोग काम करते हैं, इसलिए उसे रोज के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन मैनेजर के द्वारा उसे मालूम चला कि रोज यहीं पर काम करती थी, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। जिसके बाद अंसारी यहाँ चौधरी के पास कॉल करके बताता है और दोनों के पास कोई भी ज्यादा सबूत थे नहीं। और यहाँ चौधरी का भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं थी। तब यहाँ पर पुलिस वालों की रेड पड़ जाती है और सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है और वो चौधरी के सर पर डंडा मार देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तभी हम रहमान नाम के लड़के को देखते हैं और चौधरी को रहमान एयरपोर्ट के बाहर मिला था। वो यहाँ उसे छुड़ाता है और उसे सारी चीजें बताने लगता है कि वो यहाँ पर कई सालों से है और उसे यहाँ के बारे में सब कुछ मालूम है। वो बताता है कि सभी लोग मैक्स के पास ही माल डिलीवर करते हैं और ये माल किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर थॉम का ही है। जिसके बाद चौधरी ये सारी बातें अंसारी को बताता है। तभी उन्हें मेघना मिलती है और मेघना और ये सभी लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि रोज की डॉक्टर थी। डॉक्टर उसे बताती है कि वो पिछले 8 सालों से उसे जानती है। यहाँ चौधरी डॉक्टर से पूछता है कि आखिर रोज का मिस्टर थॉम से क्या कनेक्शन था, तो वो बताती है कि दरअसल में रोज जो है वो मिस्टर थॉम की मिस्ट्रेस थी, मतलब कि रखेल। तो वहीं चौधरी बोलता है कि जिस जगह पर रेड मारी गई है वो वहां पर लोगों से पूछताछ करना चाहता है। उनकी अगले दिन कोर्ट में पेशी थी, इसलिए चौधरी उनसे पूछकर रघु पासवान के बारे में पता करना चाहता था। वहाँ उसे मालूम चलता है कि रघु इन्हीं के साथ काम किया करता था और मैक्स के पास माल डिलीवर किया करता था और कुछ हफ्ते पहले उसके साथ हमने एक लड़की को भी देखा था। अब अंसारी और चौधरी जब कहीं पर जा रहे होते हैं तभी चौधरी देखता है कि उनका कार का कोई पीछा कर रहा है। तब वो लोग उसे पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर कि वो लोग उन्हें बताते हैं कि हम स्टेट पुलिस है
मतलब कि वो यहीं की पुलिस है और चौधरी और अंसारी समझ जाते हैं कि मेघना ने ही इन्हें उनके पीछे लगा कर रखा है। तब अंसारी के पास मेघना का कॉल आता है और मेघना अंसारी को बताती है कि उन्हें यहाँ पर मैक्स की बॉडी मिली है। इन सारी चीजों को देखकर अंसारी, मेघना और चौधरी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जरूर कोई ना कोई यहीं का ही है जो कि ये सारे माइंड गेम खेल रहा है। और फिर थर्ड एपिसोड के लास्ट में हम मिस्टर थॉम के बॉडीगार्ड को देख पाते हैं जो कि अपने कान में हेडफोन लगाकर एक सुनसान जगह पर पहुंचा और वहां पहुंचकर लोगों को बुरी तरह से मारने लगा। यहाँ वो लगभग 3 लोगों को बुरी तरह से मारता है जिनमें एक औरत भी शामिल थी। आगे फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रोज को देख पाते हैं जो कि एक ऐसे बंदे के पास जाती है जो कि ड्रग्स बेचने का काम करता है और रोज तो पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट है। यहाँ पर रोज के पास कुछ पैसे कम थे, इसके बावजूद वो उससे वो ड्रग लेने में कामयाब हो जाती है। इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो सारी चीजों के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसे इज्जत का भी डर नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि थॉम के बॉडीगार्ड ने थर्ड एपिसोड के लास्ट में 3 लोगों को बुरी तरह से मारा था। यहाँ अंसारी ने जब उन तीनों को बारीकी से देखा तो उसे उनकी कलाई पर 15 दिसंबर 1997 की डेट लिखी मिलती है। अब चौधरी जो है वो रघु के एक रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता है जो कि नागालैंड में ही रहता है और वो सब्जी वगैरह बेचने का काम करता है। उसका नाम होता है मनोज। तो यहाँ पर वो मनोज से उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन मनोज को कुछ ज्यादा नहीं मालूम था। लेकिन जब चौधरी कहता है कि तुझे तो मैं जेल लेकर जाऊंगा, तब यहाँ पर वो बहुत अच्छे से समझ जाता है और सारी बातें बताने लगता है। वो कहता है कि उसे बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए एक आदमी का नंबर चाहिए था और उसे 2 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाना था। वो कौन थे उसे ये तो नहीं मालूम, बस उसे इतना मालूम है कि वो बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला था। अब अंसारी ने जब 15 दिसंबर 1997 की डेट सर्च की और नागालैंड में उसे कुछ रेबल्स के बारे में मालूम चला तो वो इसके बारे में गहराई से जानने के लिए एक जगह पर चले जाता है। उसे मालूम चलता है कि 1997 में नागालैंड में एक रेबल्स का ग्रुप जरूर मौजूद था, लेकिन अब वो एक्टिव नहीं है क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले सरेंडर कर दिया था। तो फिर आकर उन 3 लोगों को क्यों मारा गया ये बात अंसारी को समझ नहीं आ रही थी। अंसारी ये सारी बातें चौधरी को भी बताता है। वहाँ चौधरी को रघु के बारे में एक बात और मालूम चलती है कि वो नागालैंड में हर महीने एक होटल में जाया करता था और वो होटल किसी और का नहीं बल्कि रेड्डी का होता है। तब चौधरी तुरंत ही रेड्डी के होटल में पहुंच जाता है और वहां पर पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर रेड्डी की वाइफ भी मौजूद थी जो कि मीटिंग में बिजी थी। इसके बावजूद चौधरी उस मीटिंग में घुस जाता है और पूछताछ करने लगता है। वो उनसे रघु के बारे में पूछता है जो कि हर महीने यहाँ पर आया करता है, लेकिन रेड्डी की पत्नी को इतना सब कुछ नहीं मालूम थी, इसलिए वो उसे सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस देने के लिए बोल देती है। जब वो होटल से बाहर आया तो उसके पास उसकी पत्नी रेनू का कॉल आया। वो कहती है कि कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तुम आ तो रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर हाथीराम चौधरी थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि एक दिन के लिए जब वो दिल्ली जाएगा तो फ्लाइट की टिकट 18,000 रुपए है। इसी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब रेड्डी का अकाउंटेंट बाहर आता है तो यहाँ पर चौधरी उसे धर लेता है और उससे सारी चीजें पूछने लगता है। अकाउंटेंट यहाँ पर चौधरी को सब बता देता है। वो कहता है कि रघु हर महीने होटल आया करता था और मुझसे 1 लाख रुपए ले जाया करता था। ये बात जब चौधरी सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगा। वो तुरंत ही ये सारी बातें अंसारी को भी बता देता है। वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर कि वो शराब वगैरह पीने वाले थे और यहीं पर हम रोज की वो साथ वाली डॉक्टर को देखते हैं जो कि यहीं पर शराब पी रही थी। वो यहाँ चौधरी से कहती है कि वो 2 पैक ही पी पाती है, इसके बाद अगर वो पीती है तो उसे गाउट्स हो जाते हैं और वो अगले दिन चल भी नहीं पाती है। तो यहाँ पर अंसारी और चौधरी आपस में बात करने लगते हैं और वो शराब भी पी रहे थे। तभी अंसारी टॉयलेट चला जाता है और उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। तभी चौधरी देखता है कि किसी यू का फोन आ रहा है और ये यू तो दरअसल में अंसारी की गर्लफ्रेंड है जो कि अंसारी ने ही चौधरी को बताया था। लेकिन फोन बहुत देर तक बज रहा था इसलिए चौधरी कॉल उठा लेता है। बात करने पर मालूम चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा। थोड़ी देर के बाद जब अंसारी यहाँ पर आया तो चौधरी ने उसे सब बता दिया कि मोबाइल फोन काफी देर से बज रहा था इसलिए मैंने वो फोन उठा लिया। तब हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि अंसारी को दरअसल में लड़के पसंद है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम उजैर है। अंसारी यहाँ चौधरी से कहता है कि मैंने कई बार सोचा कि मैं ये आपको बताऊं लेकिन मैं ये नहीं बता पाया। डिपार्टमेंट के बारे में सोचकर मैंने आपको ये नहीं बताया। तब यहाँ चौधरी अंसारी को एक लाइन कहता है। हालांकि यहाँ पर चौधरी अंसारी को तो सर बुलाया करता था लेकिन अब वो यहाँ पर कहता है कि सर 2 मिनट के लिए क्या मैं आपको अंसारी बुला सकता हूँ।
और फिर कहता है, देख अंसारी, अगर तुझे ये सही लगता है ना तो तू सही है, चाहे फिर मैं या फिर कोई कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस लाइन में हाथीराम चौधरी ने 2 गाली भी दी थी, लेकिन मैं इस एक्सप्लेनेशन के चलते तो नहीं बोल सकता। लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि चौधरी यहाँ पर अंसारी को सपोर्ट कर रहा था। अब अगली सुबह होती है तो यहाँ पर रहमान यहाँ चौधरी के पास टिकट लेकर आया था, और वो टिकट दरअसल में फ्लाइट की थी, क्योंकि हाथीराम चौधरी को नागालैंड से दिल्ली जाना था। क्योंकि पिछली रात को ही अंसारी को जब पता चला कि वो अपने बेटे के जन्मदिन में नहीं जा पा रहा है, तो अंसारी ने फ्लाइट की टिकटें बुक कर दी थी। ये देखकर चौधरी को बड़ा अच्छा लगा और वो भी जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि कपिल रेड्डी भी कोई सीधा इंसान नहीं है। मिस्टर थॉम के जाने के बाद अब उसकी पूरी निगाहें थॉम की संपत्ति पर है, और उसके 7 होटल है, और वो सभी को बेचने के बाद यूरोप में शिफ्ट होना चाहता है। ये बात तो रोवेन को भी मालूम चल चुकी थी कि कपिल रेड्डी विश्वास करने लायक तो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कुछ गुंडों को, जो कि बजारिया नाम के एक आदमी के घर में घुसते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये गुंडे दरअसल में रोवेन के थे, और बजारिया को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो होटल खरीदने वाला था कपिल रेड्डी से। तो चौधरी अब दिल्ली आ जाता है। उसका मन तो नहीं था, इसके बावजूद वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर दिल्ली आ जाता है। वो देखता है कि जीतू भी यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ रेनू भी गुड्डू का काफी अच्छे से ख्याल रख रही है, बिल्कुल बेटे की तरह। जिसके बाद वो सभी लोग सिद्धार्थ के कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ उसे वो सरप्राइज देने वाले थे। जैसे ही रेनू वहाँ पहुंचती है तो उसने देखा कि यहाँ पर तो एक लड़की भी है और वो उसकी दोस्त है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धार्थ यहाँ उन्हें बताता है कि आज मेरे जन्मदिन पर मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बनाए हैं, और अगर मुझे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं सारे प्लान कैंसिल कर देता। लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पर वो उसका जन्मदिन मनाते हैं। वहाँ अंसारी के पास एक कॉल आता है और उसे रोज की लोकेशन के बारे में पता चलता है, इसलिए अंसारी तुरंत ही हाथीराम चौधरी के पास कॉल करता है। लेकिन जन्मदिन में बिजी होने के कारण यहाँ पर वो अंसारी का कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पर अंसारी ने मेघना के पास भी कॉल किया था, लेकिन मेघना ने भी कॉल नहीं उठाया था। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में थी। तभी उसे किसी की आवाज आती है, और वो आदमी दरअसल में रोवेन के लोग थे। वो यहाँ पर उसे जान से मारने के लिए आए थे शायद। वो उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अंसारी आ जाता है। वो यहाँ पर रोज को बचा लेता है, और ये लोग यहाँ अंसारी के पीछे पड़ चुके थे। जैसे तैसे अंसारी ने इन लोगों से पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन तभी हम थॉम के बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो कि स्नाइपर लेकर बैठा हुआ था, और वो यहाँ पर अंसारी को शूट कर देता है। उसने बिल्कुल माथे पर गोली मारी थी, जिस वजह से अंसारी यहीं पर मारा गया था, और यहीं पर उसने रोज को भी गोली मार दी थी। और नीचे बहुत ज्यादा ढलान होने की वजह से रोज जंगल में बहुत दूर जाकर गिरती है। यहाँ पर हम अंसारी को देखते हैं, जो कि मारा जा चुका था। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम अंसारी को देखते हैं, जो कि जमुना पार पुलिस स्टेशन में आया हुआ था, और आज उसका सब इंस्पेक्टर के रूप में पहला दिन था। और अंसारी पहले ही दिन यहाँ चौधरी से मिला और बिर्क से भी मिला। बिर्क यहाँ पर चौधरी को बताता है कि अंसारी तेरे अंडर ही रहकर सारे काम करेगा। तब चौधरी ने कहा था कि उम्मीद करूंगा कि ये मेरे जैसा ना बने। जिसके बाद मेघना क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। वहाँ उन्हें अंसारी की डेड बॉडी तो मिली, लेकिन उन्हें यहाँ रोज की डेड बॉडी नहीं मिली। वो एक ऑफिसर से बात कर रही थी। वो उन्हें बताती है कि जब वो रोज को छुड़ाने के लिए वहाँ गया था तो उसने मेरे पास कॉल किया था बैकअप के लिए, लेकिन मैं कॉल नहीं उठा पाई। तो यहाँ पर वो ऑफिसर मेघना से कहता है कि अंसारी ने तुम्हारे पास कॉल नहीं किया, समझ लो कि नहीं किया, और अगर कोई पूछे तो तुम्हें मना ही करना है। वहाँ वो बॉडीगार्ड रोज को ढूंढ रहा था सारे जंगलों में, लेकिन रोज उसे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी थी। मतलब कि रोज ना तो पुलिस वालों के हाथ आई और ना ही बॉडीगार्ड के। तो अब अंसारी की डेड बॉडी को दिल्ली भेज दिया गया था, और चौधरी ने जब यहाँ पर अंसारी की डेड बॉडी को आता हुआ देखा तो उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। वो ये सोच भी नहीं सकता कि अंसारी अब उसके साथ नहीं है। 2 दिन पहले ही वो साथ में थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे। फ्यूनरल में अब यहाँ पर अंसारी के फैमिली वाले कोई भी नहीं थे। यहाँ पर हाथीराम चौधरी कहता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हम ही उसकी फैमिली है। तब उसके जनाजे को लेकर वही जाने लगते हैं। जब वो उसकी डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस में बैठे, तभी यहाँ पर हम उजेर नाम के आदमी को देख पाते हैं, और ये वही है जो कि अंसारी का बॉयफ्रेंड था। ये देखकर चौधरी समझ गया था। वो तुरंत ही एम्बुलेंस में उसे भी बिठालता है। यहाँ पर उजेर बैठ तो गया था, लेकिन सामने वो अंसारी की डेड बॉडी को देख रहा था। ये देखकर उसे बड़ा बुरा लगा, और वो तुरंत ही बैन को रुकवाता है और उतर जाता है। अगले दिन चौधरी के ऊपर इंक्वायरी होती है,
जो कुछ भी अंसारी के साथ हुआ था वो कैसे हुआ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। चौधरी उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके बेटे का जन्मदिन था और अंसारी ने ही मुझे यहाँ पर टिकट देकर भेजा था। अब अंसारी तो जिंदा है नहीं तो आखिर वो किससे पूछेंगे। कपिल रेड्डी के रेस्टोरेंट में जाकर भी तुमने हंगामा किया था। अब अंसारी तो है नहीं, इसलिए सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही लगेंगे। अब तुम्हारे पास एक रास्ता और भी है। अगर ये सारे इल्जाम तुम अंसारी के ऊपर डाल दो तो तुम बच सकते हो। लेकिन ऐसा चौधरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऑफिसर्स के प्रेशर की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो ये केस बंद करने वाले हैं। दूसरी तरफ रुबेन अपनी माँ के पास कॉल करके बताता है कि मैंने उस ऑफिसर को नहीं मारा है, क्योंकि सारे न्यूज में सिर्फ एक ही न्यूज फैली हुई है कि दरअसल मैं अंसारी को रुबेन ने ही मारा है। इसलिए रुबेन के लिए शूट एंड साइट का ऑर्डर निकला है। वहाँ चौधरी का साथी ऑफिसर यहाँ चौधरी को कुछ बातें बता रहा था कि हम कुत्ते हैं, तू मैं हम सभी कुत्ते हैं और हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हम मालिक के साथ वफादार रहें। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम कुत्ते के साथ वफादार रहें। थोड़ी देर के बाद ही चौधरी के पास उजैर का कॉल आता है। वो उसे अपने घर पर बुलाता है। उजैर कहता है कि मैं यहाँ से बेंगलोर शिफ्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो एक महंगी शराब की बोतल उसे देना चाहता था क्योंकि नागालैंड में ऐसी कोई भी शराब नहीं मिलती है। लेकिन चौधरी यहाँ पर उजैर को सब सच बता देता है। वो कहता है कि नागालैंड में जो कुछ भी हुआ उन सब में अंसारी की ही गलती थी। ऐसा सब कुछ ऑफिसर्स ने उससे लिखवा लिया है। और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि जीतू भैया तो यहाँ पर उसकी पत्नी रेनू का ब्रेन वॉश कर रहे थे कि जीजा जी को ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। देखा क्या हुआ, उनके साथ वाले को मार दिया गया है। ये बात यहाँ चौधरी ने सुन ली थी, इसलिए वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। साथ ही वो रेनू को भी चिल्लाता है कि अगर मैं सिद्धार्थ के जन्मदिन पर यहाँ पर नहीं आता तो आज अंसारी जिंदा होता। रेनू को उसने बहुत सारी बातें सुना दी थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अगले दिन जब वो अपने साथी ऑफिसर के साथ बैठे हुए थे और जब वो अंसारी के बारे में बात कर रहे थे, तभी यहाँ पर वो ध्रुव मलिक की कॉलिंग हिस्ट्री उसे देते हैं, जिससे उन्हें मालूम चलता है कि नागालैंड सदन से यहाँ पर ध्रुव मलिक का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ही पता लग सकती है। तब वो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर की सारे सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड होता है। जब वो 6 दिसंबर की रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तो उन्हें यहाँ पर ध्रुव मलिक दिखाई पड़ता है, जो कि यहाँ पर रोज के साथ आया हुआ था। तब चौधरी तुरंत ही बिर्क के साथ ध्रुव मलिक के घर पर जाने लगता है। बिर्क को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अंसारी के जाने का दुख तो उसे भी हुआ था। वो यहाँ पर पहुँचते हैं और तुरंत ही ध्रुव मलिक को पकड़ लेते हैं। उससे पहले तो यहाँ पर चौधरी बुरी तरह से मारता है और बाद में उसे सारी सच्चाई उगलवाने लगते हैं, क्योंकि 6 दिसंबर की रात को ध्रुव मलिक ने कहा था कि वो तो नोएडा में था, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो नागालैंड सदन के बाहर ही मौजूद था। तब ध्रुव मलिक यहाँ पर उन्हें सब बता देता है। वो बताता है कि नागालैंड से किसी जगह से रोज के पास 50,000 रुपए आया करते थे। जब उसे मालूम चला कि ये पैसा थॉम के पास से आता है तो उसने एक प्लान बनाया और उसने थॉम से 2 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा। रोज भी इसके लिए मान गई थी। फिर वो थॉम से 2 करोड़ रुपए लेने के लिए जब नागालैंड सदन में गई तब वो बाहर ही नहीं आई। तब सीसीटीवी फुटेज के द्वारा मालूम चला कि वो तो रघु के साथ नागालैंड वापस चली गई है। और यहाँ वो ये भी बताता है कि रोज ने ही रघु को अपने यहाँ पर काम पर लगवाया था। वो ये भी बताता है कि वो ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ये कदम उठाया था। दूसरी तरफ नागालैंड में हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि जंगल में ही मौजूद था और वो रोज को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तो बॉडी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को मिल जाती है। मालूम चलता है कि रोज की अभी सांसें चल रही है, वो पूरी तरह से जिंदा है। इसलिए यहाँ पर मेघना तुरंत ही ये बात हाथीराम चौधरी को बता देती है। चौधरी को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि रोज ही वो लड़की है जिसके द्वारा सारी गुत्थी सुलझ सकती है। इसलिए रात को वो नागालैंड जाने की सारी प्लानिंग करने लगता है। उसके पास आकर उसकी पत्नी रेनू आकर बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं झूठ बोलने से बहुत डरता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अंसारी को लेकर जो मैंने झूठ कहा है और ऑफिसर्स ने मुझसे जो लिखवाया है उस झूठ को वो कभी भी माफ नहीं कर सकता। तब वो नागालैंड के लिए निकल जाता है, जिसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम रुबेन की माँ को देखते हैं और 10 साल पहले ही रुबेन की बहन रिचेल ने सुसाइड कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि रहमान चौधरी के साथ था। चौधरी मेघना से मिलने के लिए जाता है क्योंकि अभी भी रोज जिंदा थी, वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। रहमान यहाँ चौधरी से कहता है कि सर ये पाताल लोक बन चुका है,
आप इस पाताल लोक में मत उतरिए, लेकिन चौधरी कहता है कि ये इस पाताल लोक का मैं परमानेंट निवासी हूँ। बाद में चौधरी मेघना से मिलता है और रोज को भी मिलता है। रोज की हालत काफी बिगड़ी हुई थी, वो बेहोश थी और इंटरनल इंजरी के कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिस वजह से रोज के बचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% है। जिसके बाद हम उसी बॉडीगार्ड को देखते हैं, जिसे भी मालूम चल चुका था कि रोज इसी हॉस्पिटल में है। वो यहाँ पर उसकी फोटो खींच लेता है। अब आगे हम चौधरी को धीरज बजोरिया के घर पर देखते हैं, क्योंकि धीरज बजोरिया यहाँ पर मारा गया है, इसलिए वो यहाँ पर उसके भाई से मिलने के लिए आया था और उसे दरअसल में रुबेन के लोगों ने ही मारा था। जिस दिन वो लोग उसे मार रहे थे उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने उसे मार दिया था। बाद में चौधरी यहाँ धीरज बजोरिया के भाई से बात करने लगता है। बजोरिया बताता है कि कपिल रेड्डी हमें सारे होटल बेचना चाहता है, लेकिन रुबेन चाहता है कि हम ये होटल ना खरीदे, जबकि कपिल रेड्डी हमें ये बहुत ही कम दाम में बेचने वाला था। ये सब बेचकर वो यूरोप जाने वाला था, लेकिन उसे ऐसा नहीं मालूम था कि उसके साथ ये हो जाएगा। जब चौधरी वहाँ से बाहर निकला तो यहाँ उसने देखा कि रुबेन के कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर खड़े हुए थे, जो कि उसके टट्टू हैं। वो उससे कहते हैं कि मेरी मुलाकात रुबेन से करवाओ, लेकिन वो लोग इसके लिए राजी नहीं थे। तभी मालूम चलता है कि थॉम के सारे लोगों को ये बात मालूम चल चुकी है कि रोज किस हॉस्पिटल में है, जिस वजह से सभी लोग उस हॉस्पिटल के बाहर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को यही बात मालूम है कि रोज ने ही थॉम को मारा है। जिस वजह से वो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और वो यहाँ पर रोज को मारना चाहते हैं। इसी हड़बड़ी में एक पुलिस वाले से एक लड़के पर गोली चल जाती है और वो यहाँ पर मारा जाता है, जिस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और अब वो सारे दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर चौधरी मेघना के पास कॉल करके कहता है कि आपको रोज को बाहर निकालना होगा पीछे वाले रास्ते से, लेकिन वहां से भी कुछ लोग अंदर घुस चुके थे। लेकिन यहाँ पर जब वो उसे बाहर निकालने के लिए जाते हैं तो उनका सामना चौधरी से हो जाता है। चौधरी यहाँ पर उनसे बहुत देर तक फाइट करता है और जैसे तैसे करके वो रोज को एम्बुलेंस के पास ले जाने लगते हैं। उनके पास सिर्फ 10 मिनट था, क्योंकि वेंटिलेटर के बाहर रोज सिर्फ 10 मिनट तक ही जिंदा रह पाएगी। जैसे तैसे करके चौधरी उन गुंडों से सामना करता है। वो उन सभी गुंडों को रोक रहा था और वो उसमें कामयाब भी रहा था। वो एम्बुलेंस से रोज को अब नए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पर उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी, इसलिए उसका भी इलाज चल रहा था। यहाँ पर उसके पैर में भी थोड़ी गड़बड़ी थी, जो कि ठीक से काम नहीं करता है। जब लेडी डॉक्टर चौधरी से पूछती है कि क्या तुम शराब पीते हो, जिस पर कि चौधरी हाँ कहता है, तब वो समझ जाती है कि ये गाउट्स है। अगर शराब ज्यादा पी ली जाए तो अगले दिन ऐसा होता है। तब चौधरी को याद आया कि गाउट्स वाली प्रॉब्लम तो रोज की उस फ्रेंड को भी थी, जो कि उन्हें उस दिन क्लब में मिली थी और उसे किसी ने बताया था कि रघु से मिलने के लिए एक लंगड़ी औरत आई थी, जिससे वो समझ जाता है कि रघु से वो जरूर मिली होगी। इसलिए चौधरी उससे मिलने के लिए जाता है और अब वो उसे सारी चीजें उगलवाने लगता है। यहाँ पर वो रोज के बारे में बताती है। वो कहती है हम साथ में ही रिहेब सेंटर में थे, जहाँ मैं भी प्रेग्नेंट थी और रोज भी प्रेग्नेंट थी, और उसे हमेशा डर लगा रहता था कि अगर प्रेग्नेंट वाली बात थॉम को मालूम चली तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। उसी डर की वजह से उसे ड्रग्स की आदत भी लगी थी और वो ड्रग्स की आदत छूट ही नहीं पाई। तो चौधरी कहता है कि अगर प्रेग्नेंट वाली बात थॉम को नहीं मालूम थी तो वो उसे पैसा क्यों देता था, जिस पर कि वो औरत यहाँ पर चौधरी को बताती है कि पैसा थॉम नहीं बल्कि उसकी पत्नी दिया करती थी। यहाँ वो औरत चौधरी को एक बात और बताती है कि प्रेग्नेंट के समय मेरा मिसकैरेज होने की वजह से मेरा बच्चा पेट में ही मारा गया था, लेकिन रोज ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि जैन ही है, जो कि उसके साथ रहती है। उसने जैन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी और खुद दिल्ली जाकर कुछ पैसे कमाने के लिए चली गई थी, ताकि बहुत सारा पैसा जुटाने के बाद वो जैन को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर ले। इसी कारण उसने रघु की मदद ली थी बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। एक बार तो सारी प्लानिंग हो भी चुकी थी, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे। यहाँ उसने जैन को लेकर भी रोज के पास चली गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि रोज तो फुल नशे में है और उसकी आदत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तब उसने जैन को वापस लेकर आ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रोज उसका ख्याल नहीं रख पाएगी, जिस वजह से उसने उसे वापस लेकर आ गई। अब आगे हम कपिल रेड्डी की पत्नी और रुबेन की मां को साथ देख पाते हैं और यहाँ हमें मालूम चलता है कि थॉम की पत्नी रोज को पैसे क्यों दिया करती थी। वो बात यह है कि थॉम की पत्नी ने रोज से कहा था कि अगर वो उसके पति थॉम से दूर रहे तो वो उसे हर महीने 1 लाख रुपए भेजेगी, जिसके लिए रोज मान गई थी और वो नागालैंड छोड़कर दिल्ली चली गई थी। ये सारी बातें चौधरी अगले दिन मेघना को बताता है। मेघना कहती है कि रोज के बच्चे के बारे में थॉम की पत्नी को तो मालूम ही नहीं था, तो फिर वो किस बात के पैसे दिया करती थी।
तो यहाँ चौधरी कहता है मुंह बंद रखने के। मेघना उससे ये भी कहती है कि थॉम एक बहुत ही कलरफुल इंसान था, उसके अफेयर की खबरें अक्सर आया करती थी, तो इतनी छोटी सी लड़की की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। वहाँ रुबेन की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, उसे किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं हो रहा था और वो गहरी खाई में ही गिरता जा रहा था। प्रॉब्लम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब चौधरी रुबेन की बहन मतलब कि रेचेल के स्कूल पहुंचता है। वो देखता है कि रेचेल और रोज तो आपस में दोस्त थी। तभी चौधरी के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि रुबेन उससे मिलना चाहता है। 7th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हाथीराम चौधरी को, जो कि रुबेन से मिलने का इंतजार कर रहा था कि कब उसे कोई लेने के लिए आए। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एक कार आती है और इसमें से कुछ लोग निकलकर हाथीराम चौधरी को अपनी कार में बिठा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों के पीछे मेघना की कार भी मौजूद है और वो उनकी कार का पीछा कर रही थी। एक बात और मालूम चलती है कि चौधरी के कपड़ों में ट्रैकर लगा हुआ है, जिस वजह से वो जहाँ भी जा रहे थे मेघना को उनकी लोकेशन मिल रही थी। लेकिन रुबेन के लोग बहुत चालाक थे। वो लोग यहाँ चौधरी के सारे कपड़ों को उतरवा लेते हैं और उसे एक दूसरी जीप में फिकवा देते हैं ताकि वो लोग यहाँ उसे ट्रैक ना कर पाए। तो जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ। मेघना को उन्होंने भटका तो दिया था, लेकिन मेघना भी बहुत चालाक है। उसे पता चल गया था कि चौधरी को कहां पर ये लोग लेकर गए थे। मेघना को मालूम चलता है कि क्रिसमस डे पर स्कूल की छुट्टियां लग चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कार जो है वो स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी। मतलब कि चौधरी जरूर स्कूल के अंदर ही मौजूद होगा। और यहीं पर हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि स्नाइपर भी है और जो कि थॉम का बॉडीगार्ड था, उसका नाम डैनियल है। वो भी यहाँ पर आ चुका था। जिसके बाद हाथीराम चौधरी और रुबेन आपस में बात करते हैं। चौधरी यहाँ पर रुबेन से साफ साफ कह देता है कि जितनी तुझे मेरी जरूरत है उतनी ही मुझे भी तेरी जरूरत है। रुबेन और चौधरी अकेले ही कमरे में बात कर रहे थे और वहाँ वो स्नाइपर शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लियर शॉट ना मिलने की वजह से वो होल्ड पर था। चौधरी यहाँ रुबेन से कहता है कि तू अगर मुझे कुछ ना भी बताएगा ना, तब भी मुझे तेरी सारी कुंडली के बारे में मालूम है और तेरे सारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी, और मुझे तो बहुत सारी चीजें भी मालूम है जो तुझे भी नहीं मालूम है। चौधरी यहाँ पर रुबेन को बताता है कि तेरी एक बहन भी थी जिसका नाम रेचेल था। उसने 10 साल पहले सुसाइड किया था और वो रोज की फ्रेंड थी। तेरी माँ हर महीने रोज को 1 लाख रुपए भेजा करती थी। ये कौन सी बात हो सकती है, आखिर तू ही सोच। और तेरी बहन रेचेल ने सुसाइड क्यों किया था ये भी तुझे ही सोचना है। बाद में चौधरी खुद ही बताने लगता है कि तेरी बहन रेचेल ने सुसाइड इसलिए नहीं किया था कि उसे मालूम चल गया था कि तेरा पिता रोज के साथ सोता है। उसे तो ये बात मालूम चल गई थी कि रोज दरअसल में थॉम की ही बेटी है, मतलब कि थॉम अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया करता था। इसी वजह से उसने खुद की जान ली। और तेरी माँ जो है वो रोज को इसलिए पैसे दिया करती थी। जिसके बाद रुबेन यहाँ पर चौधरी को बताने लगता है कि उसके पिता थॉम जो है वो समिट में शामिल होना ही नहीं चाहते थे, लेकिन रेड्डी की वजह से उन्हें समिट में शामिल होना पड़ा। और इससे पहले कि रुबेन कुछ और बता पाता, उस स्नाइपर ने यहाँ रुबेन को शूट करके उसकी जान ले ली थी। तो अब यहाँ रुबेन के सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि रुबेन को चौधरी ने ही मारा है, इसलिए वो लोग उसे मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बैकअप के रूप में मेघना थी और वो उसका पूरा साथ दे रही थी, जिस वजह से वो लोग रुबेन के सारे लोगों को मार गिराते हैं। बाद में ये बात पब्लिक में फैल चुकी थी कि रुबेन को मार गिराया है, वो भी पुलिस के शूट आउट में। ये बात कैन अंकल को भी मालूम चली और उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। अब आगे चौधरी बिर्क के पास कॉल करके कपिल रेड्डी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि नारकोटिक में उसके लिए कोई तो वारंट निकला होगा, क्योंकि वो इतना साफ सुथरा इंसान भी नहीं है। यहाँ बिर्क उससे बता देता है कि उसके खिलाफ एक वारंट तो निकला था, लेकिन वो भी बाद में दबा दिया गया था। वहाँ हॉस्पिटल में हम रोज को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। और फिर यहाँ दिल्ली में हम देखते हैं रेनू के घर पर गुड्डू को, जो कि काफी अच्छे से रह रहे थे। तभी कांस्टेबल मंजू के साथ गुड्डू के दादा दादी आ जाते हैं, जो कि गुड्डू को लेने के लिए आए थे। वो बताते हैं कि वो कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, इसलिए वो गुड्डू को लेने के लिए नहीं आ पाए थे, लेकिन अब वो उसे ले जाएंगे। बाद में जब चौधरी मेघना से मिला तो मेघना को उसने बताया कि थॉम उस बिजनेस समिट में कभी शामिल होने ही नहीं वाला था, लेकिन कपिल रेड्डी की वजह से उसे शामिल होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि एक रेड पड़ी थी, जिस वजह से आप ही लोगों ने थॉम का 60 करोड़ का ड्रग जो है वो पकड़ लिया था। लेकिन मेघना बताती है कि इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें दिल्ली से ही आई थी। चौधरी बताता है
कि ये इन्फॉर्मेशन जरूर कपिल रेड्डी ने दी होगी। तो भाई मेघना उस स्नाइपर के बारे में बताती है कि उसका नाम डैनियल है और वो उस ट्रेवल एजेंसी के बारे में भी बताती है जिसे वो हायर करता है। जब यहाँ चौधरी ने उस ट्रेवल एजेंसी का नाम सुना तो उसे सबसे पहले रहमान का नाम याद आया, क्योंकि वो उसी ट्रेवल एजेंसी के लिए काम करता है। यहाँ उसे मालूम चल गया था कि रहमान भी उस स्नाइपर के साथ मिला हुआ है। तब चौधरी ने यहाँ पर रहमान को कुत्तों की तरह धोया और उससे सारी चीजें पूछने लगा। रहमान बता रहा था कि इस काम के बदले में वो मेरे केस में छुड़वाने में मेरी मदद करेगा। उसके ऊपर एक ऐसा केस चल रहा है जिस वजह से वो अपने घर वापस नहीं जा पा रहा था। उसे सिर्फ रोज और रुबेन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम था। अंसारी से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंसारी सर मारे जाएंगे। तो अब जब डैनियल के बारे में मालूम चल ही गया है तो बिर्क जो है वो चौधरी के कहने पर कैन की मेड से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जिसने की गलत बयान दिया था कि डैनियल जो है वो उस रात उसी के साथ मौजूद था जब थॉम की मौत हुई थी। लेकिन वो लड़की सही बोल रही थी। डैनियल उसके साथ था जरूर, लेकिन वो सारी रात नहीं था, बल्कि लगभग 11 से 12 बजे तक रात तक था। तो चौधरी को ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि डैनियल ने जरूर यहाँ थॉम को मारा होगा, लेकिन ये काम करवाया किसने है। जब वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है तो धीरे धीरे उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लग चुकी थी। उसे मालूम चल गया था कि ये भी नागालैंड का एक रिबेल है और धीरे धीरे जाकर मालूम चला कि दरअसल में अंकल केन ने ही यहाँ डैनियल को तैयार किया था। चौधरी को सारी चीजें मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो मेघना मैडम के पास कॉल करके उन्हें सारी चीजें बता देता है। लेकिन यहाँ हम मेघना मैडम को तो डैनियल के साथ ही देख पाते हैं। डैनियल ने उन्हें गन पॉइंट पर रखा हुआ था और डैनियल के कहने पर मेघना ने उसे एक पते पर भी बुला लिया था और जैसे उसने बोला यहाँ पर डैनियल ने मेघना मैडम को जान से मार डाला। अब आगे 8th और आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब रोज ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। वो बहुत ज्यादा नशे में थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यहीं पर हम एक बारात देखते हैं जहाँ रघु भी काम किया करता था। यहाँ एक कार रुकी और वो कार में से कुछ लोग जो है वो यहाँ रोज का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचकर रघु ने उसकी मदद की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समिट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और नागालैंड के लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि जो समिट हुआ है उस वजह से नागालैंड में शांति आएगी और वहाँ के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो डैनियल ने चौधरी को उस जगह पर बुला लिया था। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा चौधरी के ऊपर वो फायर करने लगता है, लेकिन चौधरी भी बहुत ज्यादा चालाक है। वो भी पहले से ही तैयार था। वो उसका पीछा करते करते उस होटल में पहुंच गया जहां पर कि उसकी मुलाकात डैनियल से होती है। वो दोनों बहुत भयंकर फाइट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हाथीराम चौधरी की हालत तंग थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने डैनियल को मार डाला था। तो वहीं इसाक चौधरी से कह रहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ कि नागालैंड की समिट बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गई, हमारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन चौधरी यहाँ इसाक से कहता है कि मुझे अंकल कैन से मिलना है, मुझे बस उनसे ही काम है, इसके बाद वो वापस चला जाएगा। तो चौधरी यहाँ अंकल कैन से मिला। अंकल कैन कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि या तो आज सुबह तुम वापस आओगे या फिर डैनियल आएगा। तो यहाँ चौधरी अंकल कैन से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ पूछने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्टोरी बताने के लिए आया हूँ, जो कि मुझे सारी चीजें मालूम है। वो बताता है कि मिस्टर थॉम इस समिट में शामिल होने के लिए आया ही नहीं था। वो तो यहाँ पर कपिल रेड्डी की वजह से यहाँ पर आया था, उसी ने उसे बुलाया था। लेकिन जब उसे मालूम चला कि कपिल रेड्डी ने ही उसका माल पकड़वा दिया है, तो उसने डिसाइड किया कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होने वाला है। अंकल कैन से भी उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अंकल कैन कहते हैं कि अगर ये समिट में शामिल नहीं हुआ तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए अंकल कैन ने यहाँ उसी के कमरे में जाकर मिस्टर थॉम को जान से मार डाला था। जिसके बाद अंकल कैन ने डैनियल के पास कॉल किया और वहाँ इस मर्डर को एक ऐसे रूप में बदल दिया कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा लगे, इसलिए उन्होंने मिस्टर थॉम के सर को अलग कर दिया। बाद में उन 3 लोगों की वीडियो को रिलीज करवाया और बाद में उन 3 लोगों को भी मरवा दिया। तुम बस अपने लोगों को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन इस वजह से तुमने कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं लोगों को बताऊंगा कि उनका भगवान क्या है और उसने क्या क्या जुर्म किए हैं। लेकिन अंकल कैन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो नागालैंड के लिए जो उन्होंने सबमिट की है ये खराब हो जाएगी। जो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं वो दुखी हो जाएंगे और पूरा का पूरा नागालैंड दुखी हो जाएगा। जब चौधरी बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि नागालैंड के लोग सचमुच ही बहुत खुश है, इसलिए उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया।
ये बात इसाक को भी मालूम थी, लेकिन इसाक भी यहाँ पर चौधरी सर से कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा किया। साथ ही वो रोज के बारे में बताता है कि वो पिछली रात को मर चुकी है। जिसके बाद हाथीराम चौधरी अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर के बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ था जिस पर दोस्ती का एक स्लोगन भी लिखा हुआ था। और यहाँ रेनू अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि गुड्डू को लेने के लिए उसके दादा और दादी आए हुए हैं, जो कि काफी गरीब हैं। इसलिए रेनू उन्हें कुछ पैसा दे देती है और जाते जाते वो यहाँ गुड्डू को भी बाय बाय कर देते हैं। लेकिन चौधरी को ये बात गलत लग रही थी कि वो रघु पासवान को नहीं ढूंढ पाए, जो कि गुड्डू के पिता हैं। अगले दिन चौधरी जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मालूम चलता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली है और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और उसे उसमें नागालैंड सदन के बाहर एक ऑटो दिखाई पड़ता है। और ये ऑटो वही है जो कि कल रात उसके घर के बाहर भी खड़ा हुआ था और उसके ऑटो के पीछे एक दोस्ती वाला स्लोगन भी लिखा हुआ था। तो अगले दिन वो ऑटो के मालिक किशोर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। किशोर जब यहाँ चौधरी को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर गया था। चौधरी उससे कहता है कि 6 दिसंबर को वो नागालैंड सदन के बाहर क्या कर रहा था। इसका जवाब किशोर नहीं दे पाया और वो यहाँ से भागने लगा, लेकिन उसके पैर में कील चुभ गई थी, जिस वजह से वो एक जगह पर बैठ गया। तो यहाँ पर किशोर चौधरी को बताता है कि रघु को एक दिन के लिए ऑटो चाहिए था। उसे रोज मैडम की मदद करनी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। बदले में उसे 5 लाख रुपए मिलने वाला था, लेकिन वो हमें पैसा नहीं दे रहा था, जिस वजह से हमारे बीच में थोड़ी सी खटास पैदा हो गई। मैंने काफी ज्यादा शराब भी पी हुई थी। वो यहाँ पर उससे पैसे मांग रहे थे, लेकिन रघु उन्हें पैसा नहीं दे रहा था, जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और मेरे साथ वाले दोस्त अज्जू ने उसे मार मार कर उसकी जान ले ली थी। वो उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कि उन्होंने रघु की डेड बॉडी को दफनाया था। वहाँ पर रघु की डेड बॉडी भी मिल चुकी थी। यहाँ चौधरी ने बताया कि उसके पास पैसे थे ही नहीं। उसे 5 लाख रुपए मिलने जरूर वाले थे, लेकिन उसके पास तब नहीं थे जब तुम मांग रहे थे। तो भाई चौधरी बिर्क से कहता है कि मेरा हो गया यार, अब मैं इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ। बिर्क कहता है कि तू पहले भी एक कमाल का ऑफिसर था, बस मुझे सिस्टम से खेलना आता है। वो कहता है कि एक बोट में अगर छेद हो तो तू पूरी की पूरी बोट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, इसलिए मैं इस डिपार्टमेंट में टिका हुआ हूँ। अब वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और जब बिर्क पैसा देता है तो वो नोट फटा हुआ था। उस फटे हुए नोट को देखकर चौधरी को कुछ याद आता है। वो तुरंत ही मिस्टर थॉम के कुछ एविडेंस को छेड़ने लगता है और उनमें से एक 500 के हवाले के नोट को निकाल लेता है। बाद में वो अपने साले जित्तू के साथ देसाई के पास जाता है और वो उसे हवाले का नोट बताता है और उसे पूछता है कि आखिर ये कहाँ पर इशू हुआ था। तो देसाई भी यहाँ पर ज्यादा नखरे नहीं करता और वो बता देता है कि ये नोट कहाँ पर इशू हुआ था। ये जब पता मिलता है तो चौधरी तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है। मालूम चलता है कि चौधरी को इस हवाले के नोट के बदले में 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जो कि रोज ने ब्लैकमेल करके मिस्टर थॉम से मांगे थे। लेकिन यहाँ पर हाथीराम चौधरी 2 करोड़ रुपए को नहीं लेता, बल्कि उनमें से सिर्फ 5 लाख रुपए को लेता है, क्योंकि रघु पासवान को सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलने वाले थे। इसलिए वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी दिखाकर 5 लाख रुपए लेकर स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि रघु पासवान की फैमिली घर वापस जा रही थी अपने गांव, इसलिए वो उन्हें पैसे देना चाहता था जो कि रघु पासवान के हिस्से के थे। यहाँ पर चौधरी उन्हें पैसे दे देता है और यहाँ से चुपचाप गुड्डू को बाय बोलकर वापस आ जाता है। और आखिर में हाथीराम चौधरी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है, जो कह रही थी कि उसने किसी के साथ भी बेईमानी नहीं होने दी है। इसी के साथ पाताल लोक वेब सीरीज का सीजन 2 यहीं पर समाप्त होता है। पाताल लोक वेब सीरीज का सीजन 3 आने के कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वेब सीरीज सचमुच बहुत कमाल की थी। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।